हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, मैटर को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला सारा सेक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला होगा वो हम अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर को जो क्लासीफाई किया था, ये उसी के बारे में है। चलिए देखते हैं। मैटर को हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हमने क्लासीफाई किया प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सेम वे इम्प्योर सब्सटेंसेस क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मैं आपको बता दूं कि इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। चलिए एक एक करके, ये हमारा पूरे चैप्टर का आउटले हो गया, और एक एक करके हम सारा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहली बारी होगी प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले ये मैं आपको ये बता दूं कि प्योर होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप किसी से भी पूछोगे जो केमिस्ट्री का लैंग्वेज नहीं जानता होगा या डेफिनेशन नहीं जानता होगा, तो उसके लिए प्योर क्या होगा? वो बोलेगा कि जब किसी भी सामान में ना, जब हम कोई भी सामान बाज़ार से या फिर कहीं से भी लाते हैं, तो उसमें जब मिलावट ना होना तो हम उसे प्योर बोलते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा है। उसके नज़र में, सबके नज़र में ये बिल्कुल सही है। व्हेन एनी सब्सटेंस is free from एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन बोलते हैं हम मिलावट को। तो कोई भी सामान अगर उसमें मिलावट ना हुआ हो तो हम उसे प्योर बोलते हैं। बट साइंस के लैंग्वेज में हम इस डेफिनेशन को इनवैलिड मानते हैं। हमारे लिए साइंस के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस वही होगा जब व्हेन एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई भी सब्सटेंस प्योर तभी होगा जब सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से वो, जब वो फॉर्म होगा, तभी हम उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। एक बार डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल गोल्ड। जैसे एक गोल्ड का मैंने सब्सटेंस ले लिया, गोल्ड का बार ले लिया मैंने, और ये प्योर कब कहलाएगा कि ये गोल्ड बार जो है हमारा, ये प्योर होगा? प्योर होगा जब इसके सारे एटम्स जो होंगे वो सिर्फ गोल्ड से बने होंगे। अगर इसमें एक भी किसी सिल्वर या फिर किसी भी मेटल अगर आ गया तो वो इम्प्योर हो जाएगा। इसमें अभी सारे गोल्ड से भरे हैं, सारे गोल्ड्स के आइटम हैं, तो ये प्योर गोल्ड हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। सेम वे ऑक्सीजन में सिर्फ O2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में सिर्फ H2 के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब सिर्फ एटम नहीं होगा। पार्टिकल जैसे हम बोल रहे थे ना कि पार्टिकल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट में इसका रेफरेंस यहाँ पे चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे हम किस एटम्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, कभी कभी मॉलिक्यूल्स को भी कंसिडर करेंगे, और कभी कंपाउंड्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताता हूँ मैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड कब होगा? जब उसमें CO2 के कंपाउंड्स होंगे सिर्फ। अब वाटर ले लूँ मैं अगर, तो वाटर में सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स जब होंगे तब मैं उसे प्योर वाटर बोलूँगा। देख लेते हैं, जैसे मैंने एक बीकर में वाटर ले लिया, वाटर, ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये प्योर वाटर होगा।
बट अगर इसमें मैंने नमक डाल दिया, जैसे ही नमक डाला ये इम्प्योर बन जाएगा। क्यों? इसमें वाटर के अलावा नमक के भी पार्टिकल्स आ गए, तो अब क्या हो गया, ये इम्प्योर वाटर हो गया। ठीक है, समझ आ गया। द प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा हमने प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई किया था इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। चलिए एलिमेंट्स की तरफ देखते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस से डिराइव हुआ है तो इसका डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस की तरह ही होगा, यानी व्हेन एनी सब्सटेंस formed by same kind of atoms, एक ही तरह के एटम से बनने वाले सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स बोलेंगे। और इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, दैट इट कांट बी फर्दर डिवाइड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट्स सबसे बेसिक है, ये फर्दर डिवाइड होकर और कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकता है। क्यों 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 नहीं बना सकता? क्योंकि जैसे ये गोल्ड मैंने लिया था, अब गोल्ड को आप कितना भी अगर इसको आप तो काटोगे या फिर रिएक्शन करवाओगे तो ये गोल्ड का गोल्ड ही एलिमेंट रहेगा, ये गोल्ड से कुछ और भी नहीं बदलेगा, ये इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बोलता है क्या कि ये बेसिक यूनिट है, इससे सिंपल में हम कहीं जान ही नहीं सकते, ये गोल्ड का एलिमेंट है और ये गोल्ड का ही एलिमेंट रहेगा। तो एक बार डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। सेम वे एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था किसमें, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में। चलिए एक एक करके इनको भी देखेंगे। एलिमेंट्स के कुछ और पॉइंट्स होंगे वो हम देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। अच्छा एलिमेंट्स को हमने कहाँ पे प्लेस करके रखा है, एलिमेंट्स को हम कहाँ प्लेस करके पढ़ाई करते हैं, पेरियोडिक टेबल में। पेरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को सारा प्लेस करके रखे हैं। और हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100 हैं। कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ, 118 एलिमेंट्स हैं टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। यानी 90 टू 118 में 92 जो हैं वो नेचुरल हैं हमारे पास, और जो बच गए वो मैन मेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हैं, सॉलिड्स हैं। कुछ गैस भी होंगे और कुछ लिक्विड्स भी होंगे, लेकिन कुछ ही और गैस हो, कुछ ही लिक्विड होंगे। जैसे आगे मैं दिखाता हूँ। 11 एलिमेंट्स आर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 11 एलिमेंट्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो एलिमेंट्स होंगे। 6 तो हो जाएंगे नोबल गैस। कौन कौन से हैं नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। और 5 हमारे हो जाएंगे अदर गैसेज। 5 अदर गैसेज, ये कौन कौन से होंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये 5 हो गए हमारे अदर गैसेज जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, टोटल हमारे 11 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन से हैं, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रोमीन को Br से रिप्रेजेंट करते हैं।
एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। मतलब जो मेटल्स हैं हमारे पास, जितने भी मेटल्स होंगे सबका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसी न किसी टेम्परेचर पे तो मेल्ट करेंगे ही, लिक्विड फॉर्म में आएंगे ही। बट ये रूम टेम्परेचर वाले हम याद कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी वैसे पूछ लेता है। और ये जस्ट रूम टेम्परेचर से थोड़े से ज़्यादा है। हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जस्ट कुछ ज़्यादा है उससे, इसलिए याद कर लेते हैं गैलियम और सीजियम दो हमारे हैं। एलिमेंट्स का हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। एलिमेंट्स के बाद हम देखते हैं, ये एक बार मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, इसी पे हमारे सारे 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड रहते हैं सब। अगर पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ने जाएं तो हॉरिजेंटल साइड जब हम बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं पीरियड्स। और पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 पीरियड है। सेम वे में अब हम वर्टिकल नीचे आएंगे तो इसको बोलेंगे हम ग्रुप्स। और टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। कैसे? आपको यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1 2, कलर मैं चेंज करके दिखा दूँ। 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास यहाँ पे अगर आ जाए तो ये 18 है। हमारे पास टोटल 18 हो गए। और सबका अलग अलग नेम है। जैसे फर्स्ट एक ग्रुप का नाम है हमारे पास अल्कली मेटल, सेकंड का अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर ये डी ब्लॉक हो जाता है। और ये फिर 13 to 18 अलग इनका नाम है। ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इनका न्यूमोनिक्स भी होता है याद करने के लिए। जैसे फर्स्ट डे का मैं बता देता हूँ। ऐसे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसको याद करने का। अभी मैं एक दो बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट डे ग्रुप का, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो इसको याद करने का न्यूमोनिक्स होता है हेलिना करी रब से फरियाद। हलीना कोई लड़की का नाम है, हलीना करी रब से फरियाद। ठीक है। उसी तरह सेकंड ए ग्रुप जो है उसका है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसका न्यूमोनिक्स क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसी तरह सबका है। जैसे डी ब्लॉक का एक बता देता हूँ, जिसका एक बार मैं एलिमेंट्स का नाम बता दूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका क्या न्यूमोनिक्स होगा? साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। इस तरह करके पूरे 118 एलिमेंट्स का है। 118 एलिमेंट्स में मतलब 7th पीरियड का हम नहीं याद करते हैं, कोई पढ़ा कभी भी नहीं पढ़ना हमें, तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल इस तरह से याद कर सकते हैं। ये था एलिमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। चलिए मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर। सभी को पता है मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं, सॉलिड हैं। दूसरा पॉइंट, दे हैव लस्टर। लस्टर क्या होता है? लस्टर होता है साइनिंग प्रॉपर्टी। किसी के पास साइन करने की प्रॉपर्टी होती है उसको लस्टर बोलते हैं, साइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तभी तो मेटल से वायर बनाते हैं करंट पास करने के लिए। कौन से वायर यूज़ किया जाता है, मतलब कौन से मेटल यूज़ करते हैं? कॉपर। करंट पास करने के लिए जो हमारे घर में वायरिंग की जाती है वो कॉपर वायर होते हैं। और हीट के लिए अगर बात करें तो हीट हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं मेटल्स। एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन सब के यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, मतलब वो बहुत आसानी से नहीं टूटते हैं। दे हैव डक्टाइल
डक्टाइल नेचर होता है, क्यों? क्या डक्टाइल मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हम उन्हें वायर्स में खींच सकते हैं, बना सकते हैं वायर्स, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इसीलिए हम इन्हें खींचते जाते हैं, ये टूटता नहीं है और वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल क्या होता है? बीटेन इनटू थीट्स, मतलब इनटू सीट्स, मतलब हम इन्हें चदरा बना सकते हैं पीट पीट कर पतला। जैसे आप भी देखोगे कि जो भी हमारे पास गाड़ी वाड़ी बनाया जाता है तो कार वार का बोनट देखोगे आगे तो वो कितना चदरा की तरह होता है, तो उसी को मेटल को पीट पीट के हम पतला चदरा बनाते हैं, उसी के वही प्रॉपर्टी है मेटल का, मेलिएबल प्रॉपर्टी। दे आर सोनोरस, सोनोरस क्या होता है? जब आप कहीं घंटा घर जाओगे या फिर घंटी मंदिर की घंटी को बजाते हो तो वो एक वाइब्रेशनल साउंड कुछ देर तक वो मतलब एमिट करता है, जैसे हमने बजाया, आवाज़ किया ढन, तो इस तरह के साउंड को हम सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे गोल्ड, एक एक सबका मैं सिंबल लिखते जाता हूँ ताकि आप भी अभी से भी ध्यान देने लगोगे तो आपको भी बेनिफिट करेगा। सिल्वर का होता है Ag, कॉपर का होता है Cu, आयरन का होता है Fe, सोडियम का होता है Na, पोटाशियम का होता है K। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक पॉइंट भी अच्छा सा, मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी इज़ द ओनली मेटल, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ब्रोमीन भी होता है, तो ऐसा नहीं, मरकरी प्लस ब्रोमीन कर देना। चलिए हमारे मेटल के प्रॉपर्टीज़ हो गए। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में हम जब बात करेंगे तो इसमें सारे इसी प्रॉपर्टीज़ में जब नो यूज़ कर लेंगे तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू सीड्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? नॉन मैलिएबल, नॉन मैलिएबल इन नेचर, सीड्स में हम इनको नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉट डक्टाइल, कांट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कांट बी, हम इन्हें वायर में नहीं खींच सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स, डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, हम इनसे वायर नहीं बना सकते ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इनका बर्तन भी नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये फ्रेजाइल होता है, ईजिली टूट जाता है जब छेड़छाड़ करते हैं तो। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, ये वाइब्रेशनल साउंड भी नहीं प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये दोनों कार्बन ही हो गए, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारा नॉन मेटल्स भी हो गया। मेटलॉइड्स में पढ़ते हैं। मेटलॉइड्स कुछ भी नहीं होता है, कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टी हम इधर से दे देंगे, कुछ नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी इधर से दे देंगे, तो ये हमारा बीच वाला जो हो जाएगा ये मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी हो जाएगा। कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की, कुछ नॉन मेटल्स की। जैसे एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम और एस्टैटिन, ये कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर से है ना, ये वाले, ये मेटलॉइड्स हैं। ये मेटलॉइड्स हैं। मेटल की प्रॉपर्टी कुछ कुछ शो करते हैं। जैसे मेटलॉइड्स के बारे में मैं बता दूं, इनको मेटलॉइड्स को ना सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर क्यों बोलते हैं? रूम टेम्परेचर पर तो ये इंसुलेटर का काम करते हैं, बट रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर यानी 298 केल्विन से अगर हम थोड़ा टेम्परेचर हाई करके और जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं। चलिए ठीक है, मेटलॉइड्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह गया है हमारे पास, आगे देखते हैं, कंपाउंड्स हमारा रह गया है। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय वन और टू एलिमेंट, मतलब टू और मोर एलिमेंट, सॉरी वन और टू बोल दिया मैंने। टू और मोर एलिमेंट से जब कोई कंपाउंड फॉर्म करता है तो हम उसे, और एलिमेंट हमेशा प्योर होता है,
ये आपको मैंने बता दिया था। तो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, और ये क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होना चाहिए, केमिकली, क्योंकि यही आगे चल के हमें मिक्सचर का डिफरेंशिएशन बताएगा कि कैसे ये कंपाउंड डिफरेंस होता है, क्योंकि मिक्सचर भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट से बनता है। केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या होता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से या एक्सचेंज से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम केमिकली बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। A compound is a substance composed of two or more elements केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड होना जरूरी है, क्योंकि यही मिक्सचर की जब बात करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा कि टू और मोर एलिमेंट से जुड़े के बनेंगे, बट ये केमिकली कंबाइंड वहाँ पे नहीं होंगे, सिर्फ कॉम्बिनेशन रहेगा, प्रेजेंट रहेंगे बट केमिकली नहीं रहेंगे। विथ वन अनदर इन फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलेंगे। जैसे कि H2O की बात करें तो H2 और H2O का है 2:8 मास का रेशियो है, सॉरी 2:16 है मास। इसको सिंपलर वे में करेंगे तो 1:8 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये कि वाटर अब हम कहीं से भी लेंगे, जब वाटर फॉर्म होना होगा तो कहीं से भी वाटर हो, चाहे वो इंडिया से यूज़ कर लें हम वाटर, चाहे नदी से यूज़ कर लें, तालाब से यूज़ कर लें, आप धरती के अंदर से किसी समरसेबुल पानी चापाकल ये सब से लें, चाहे हम विदेशों से जाके ले आएँ वाटर, सबका वाटर जब भी फॉर्म करेगा तो H2O का मास रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा। यही फिक्स्ड रेशियो का मतलब होता है। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमारा कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं कंपाउंड्स के, देख लेते हैं एक बार। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर केमिकली, मैंने केमिकली का बता दिया था, जब वो शेयरिंग या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं तब। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मैंने बता दिया कि मास रेशियो उनका, जब भी जैसे वाटर हो गया या फिर CO2 ले लेते हैं, कार्बन का कितना होता है मास, 12 होता है, और O2 कितना हो गया, 16 दूनी 32, 12:32। इसको मैं 6:16, और भी आगे और भी मैं इसको सिंपलर वे में कर सकता हूँ, 3:8, यानी 3:8 के रेशियो में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, चाहे वो हमारे कहीं भी, मतलब कहीं भी और कैसे भी, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 3:8, और वाटर का क्या होता है, 1:8। ठीक है। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर को हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, सीधे, तो ये वाटर और ये ऑक्सीजन वापस टूट जाएगा। ठीक है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये एक अच्छा है। जैसे देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट से प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड का एकदम डिफरेंट हो जाता है। जैसे H2+O2 गिव्स H2O। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, अगर बैलेंस कर दूँ तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा। चलिए मैं बैलेंस कर देता हूँ, बैलेंसिंग सीखना नहीं है अभी, पर मैं कर दिया। जैसे 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो ये क्या है, ये एक फ्यूल है, जलता है, और ये क्या है, सपोर्ट्स फायर, सपोर्ट्स फायर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। लेकिन ये क्या है, एकदम न्यू प्रॉपर्टी है, इसके ठीक डिफरेंट है। ये क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर का काम आता है, आग बुझाने के काम आता है पानी, एक्सटिंग्विशर। तो एक न्यू प्रॉपर्टी हो गई ना। ये मिक्सचर में नहीं होगा, मिक्सचर में दोनों का यही प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। सेम वे में अब अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का ले लें तो C+O2 गिव्स CO2, ये भी एक फ्यूल है, ये भी सपोर्ट्स फायर।
और ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग बुझाने का ये भी काम करता है। CO2, वो जो लाल सिलेंडर वो जो रखा रहता है हर जगह, ये वही होता है, उसमें CO2 ही रहता है। तो ये हमारा हो गया। एक बार मैं आपको चार्ट पे ले जाऊं, ये देखिए, हमने मैटर को क्लासीफाई किया प्योर, हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, एलिमेंट्स देख लिया हमने, कंपाउंड्स देख लिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स देख लिया, यानी ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड वाला मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को मिक्सचर बोलते हैं। पर ये यहाँ पे क्या होगा, वो कंपाउंड की तरह ये यहाँ पे केमिकली कंपाउंड नहीं होंगे, बस इतना ही अंतर रहेगा। और दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होती है, जो जिस चीज़ से बने हैं, वही मिक्सचर की भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। बस हो गया डेफिनेशन इसका। देख लेते हैं इंग्लिश में। अ मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंजिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया। और कंपाउंड्स नॉट केमिकली, ये क्या है, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये मैंने कंपाउंड यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये कंबाइंड हो यहाँ पे, कंबाइंड टुगेदर। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से हम इसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एयर, एयर क्या है, एयर में ढेर सारे जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 प्रेजेंट रहते हैं और ETC। लेकिन ये क्या आपस में एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं? नहीं, बस ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं, कभी केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। सेम वे में मिल्क, मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स और एक्सेट्रा, ये सब प्रेजेंट रहते हैं मिल्क में, बट ये कभी केमिकली एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होते। टी में वाटर, टी लीव्स, चाय पत्ती बोलते हैं, शुगर और मिल्क, ये सब होते हैं, पर ये कभी केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मिक्सचर हो गया। मिक्सचर दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर में, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया पानी, ठीक है, पानी में मैंने डाल दिया नमक, इसमें घुल गया नमक। अब मैं आपको पूछूंगा कि आपको क्या कहीं नमक दिख रहा है क्या इसमें? तो आप बोलोगे नहीं, नमक तो घुल गया, मुझे दिख ही नहीं रहा है, बाउंड्री क्या है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये ले लिया मैंने पानी, और इस बार इसमें मैंने डाल दिया सैंड या फिर स्टोन, छोटे वाले स्टोन्स मैंने डाल दिया। अब मैं जैसे स्टोन डाला तो वो ऊपर सैंड या फिर स्टोन है, वो ऐसे दिखने लगे। तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपको दिख रहा है पानी में सैंड के पार्टिकल्स? तो आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इस ये पहला वाला कंडीशन हमारा क्या हो गया? पहला वाला कंडीशन हो गया कि इसका सेपरेशन बाउंड्री जो है नॉट विजिबल है। मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा होगा a mixture is said to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed, ये पहला है। और देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन मतलब क्या है कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे किस चीज़ के पार्टिकल्स हैं, मतलब कहाँ हमारे पास नमक का पार्टिकल्स है और कहाँ पानी का पार्टिकल्स है। तो ऐसा कोई बाउंड्री नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें बाउंड्री दिख रहा है। हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये रेत का पार्टिकल्स है और उसके आसपास तो वाटर के पार्टिकल्स होंगे ही। तो ये तो मैं पॉइंट, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन क्या होता है। ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड का क्या होता है कि वाटर, जब भी मैं नमक मिलाता हूँ तो ये पूरे वाटर में थोड़े थोड़े हर जगह प्रेजेंट हो जाएंगे और यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। बट मैं रेत को जब यहाँ पे डालूंगा तो ये क्या करेंगे, कुछ देर के बाद ये नीचे सेटल डाउन करने लगेंगे अपने आप को, इन पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और ये एक जगह नीचे में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये ऊपर हो गया वाटर ढेर सारे और नीचे होंगे सिर्फ सैंड्स के पार्टिकल। तो ये यूनिफॉर्मली मिक्सड है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड है, ठीक है। तो यही हो गया यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्म मिक्स का एग्जांपल, शुगर इन वाटर।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको समझा दिया सैंड के थ्रू। A mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not uniformly mixed, क्योंकि ये नीचे जाके सेटल हो जाते हैं और नीचे सैंड के पार्टिकल्स हो जाएंगे, ऊपर वाटर के पार्टिकल्स हो जाएंगे। एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, और इनकी सेपरेशन भी दिखती रहेगी, अभी भी दिख रहेगी, जब नीचे सेटल हो जाएंगे फिर भी दिखती रहेगी, और जब मैं तुरंत डाला ही रहूँगा, जब बहुत मिट्टी बहुत गंदा रहेगा तो उस समय भी दिखती ही रहती है कि यहाँ पे किस चीज़ के पार्टिकल्स हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए वाटर इन सैंड, ठीक है, यहाँ पे ये एयर नहीं होगा, एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, ये एग्जांपल गलत है। चलिए हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। चलिए एलॉय, एलॉय क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा, जब मेटल प्लस मेटल को कंबाइन करते हैं तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन होता है। एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, कोई दोनों में बॉन्ड नहीं फॉर्मेशन होता है। एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। एक बार मैंने दोनों को कंबाइन करके बना लिया तो ये फिजिकल मेथड से, यानी फिजिकल मेथड क्या हो सकता है, इसको काट के फिजिकल सेपरेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं अलग कर सकते। बट स्टिल एन एलॉय इज अ कंसिडर्ड एज मिक्सचर because it shows the property of its constituents and have variable composition। मतलब जो मेटल 1 की प्रॉपर्टी होगी और ये मेटल 2 की प्रॉपर्टी होगी, वही मेटल एलॉय की प्रॉपर्टी होगी। जैसे ब्रास की बात कर लेते हैं, तो ब्रास किस चीज़ से बना है, कॉपर 70% और जिंक 30%, ये और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए इनके। तो ये जिसको कॉपर की प्रॉपर्टी होगी, जिंक की प्रॉपर्टी होगी, वही ब्रास की प्रॉपर्टी जाने वाली है, इसलिए हमें मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा हो गया। मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है हमने देख लिया था, बस अब टेबुलर फॉर्म में देख लेना है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मतलब मिक्सचर में क्या था, मिक्सचर में क्या था कि कोई नया कंपाउंड, मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन विथ नो न्यू प्रॉपर्टी, कोई नया प्रॉपर्टी नहीं फॉर्म करता है, जबकि कंपाउंड में न्यू प्रॉपर्टी फॉर्मेशन हो रहा था ना। जैसे H2 वाला मैंने एग्जांपल समझाया था कि H2O2 H2, ये तो फ्यूल हो गया, ये सपोर्ट्स ऑक्सीजन और ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, ये पहला पॉइंट वही है। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन और कंपाउंड ऑफ ईच सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। वेरिएबल कंपोजिशन मतलब मैंने कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि H2 हमेशा 1:8 रहेगा, बट ये मिक्सचर के साथ नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ये ब्रास का बताया था कि 70 और 30 होता है, पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये सेकंड पॉइंट में समझाया गया है। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, वही है कि मिक्सचर एलिमेंट 1 की जो प्रॉपर्टी होगी वो 2 की जो होगी वो मिक्सचर की भी बनने वाली है वही, और इसके साथ कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजली बाई फिजिकल मेथड से हम सेपरेट करते हैं, बट एलॉय के केस में ऐसा नहीं। एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि एलॉय के केस में ये फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम मिक्सचर के कैटेगरी में एलॉय को रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होती है वही मिक्सचर की प्रॉपर्टी होने वाली है, एलॉय की होने वाली, बस इसी बेसिस पर हम एलॉय को मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया। चलिए मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में हो गया हमारा। आगे हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन में। मिक्सचर हमने पढ़ा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर में 3 चीज़ हमें और पढ़ने होंगे। क्या क्या है वो, सॉल्यूशन पढ़ना है हमें, सस्पेंशन पढ़ना है एंड कोलोइडल पढ़ना है। चलिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर है।
एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और NOUS होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल लेमनेड, सोडा वाटर। अ सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट, पहला सॉल्यूट हो गया और दूसरा सॉल्वेंट हो गया, ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, तो एक जनरल टर्म्स है कि सॉल्यूट हमेशा लेस इन क्वांटिटी होता है, लेस इन क्वांटिटी, और ये ज़्यादा होगा। या फिर एक और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का ये है कि सॉल्यूशन जिसका नेचर एक्वायर करता है ना वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट का नेचर एक्वायर करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूशन ऑलवेज एक्वायर नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है उसी का नेचर हमेशा सॉल्यूशन एक्वायर करता है। मतलब ये मेरा इसका ये कहने से क्या हो गया कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड अगर होगा तो हमारा सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। जैसे इसका एग्जांपल जैसे ये देख लीजिए, ये हमने पानी ले लिया और नमक ले लिया, तो पानी हमारा लिक्विड हो गया और नमक जो मैं उसमें ऐड करूँगा तो वो सॉलिड है। जब मैं घोल लूँगा, दोनों को मिक्स कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो क्या हो गया कि सॉल्यूशन किसका नेचर एक्वायर किया, सॉल्वेंट का। चलिए एक बार सॉल्यूट का देख, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, मैंने बता दिया था, इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट की ठीक उसी तरह बात कर लें, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, मतलब जो घुलता है वो सॉल्यूट होता है और जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट होता है। ये हो गया याद रखने के लिए। या फिर ये बहुत अच्छा लाइन जो मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन ऑलवेज एक्वायर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जैसा होगा ना सॉल्यूशन वैसा ही बनने वाला है, बाकी जो बच गया वो सॉल्यूट होगा। एग्जाम्पल क्या क्या है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। वाटर मान लीजिए ये वाटर है, इसमें मैंने डाल दिया शुगर। शुगर क्या है, सॉलिड है। वाटर क्या है, लिक्विड है। अब जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन किसका नेचर एक्वायर किया, ये सॉल्यूशन लिक्विड है, तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट का ही नेचर एक्वायर करता है सॉल्यूशन। उसी तरह सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन को हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन इन अल्कोहल, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब क्या हो गया, वही आपका सोडा वाटर प्लस जो भी कोका कोला फैंटा ये सब बोल दीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में डाल करके पैक कर देते हैं, तभी तो उसमें उसको खोलते हैं तो एक आवाज़ आती है ना। और एयर तो है ही, एयर में कितने सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो सॉल्यूशन ही हुआ। और एक और ये मिसकंसेप्शन होता है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड में ही कुछ घोल देंगे तो सॉल्यूशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका यही एग्जांपल है कि एयर गैस है और उसमें कितने सारे गैस हैं, तो गैस का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, उसी तरह आगे भी होगा, डिफरेंट टाइप्स के होंगे सॉलिड इन लिक्विड। जैसे ये देख लीजिए, ये वाटर ले लीजिए, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना वाटर में। कैसे, क्योंकि वाटर में फिश प्रेजेंट रहता है तो वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन ही तो लेता है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन के, एक एक करके समझते हैं। और सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया था कि बाउंड्री
जैसे नमक और चीनी जब पानी में घोलते हैं तो उनमें बाउंड्री नहीं दिखती है, नो विजिबल सेपरेशन ऑफ बाउंड्री। एक तो ये हो गया, और दूसरा एक और था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर के ये बेसिक 2 मेन पॉइंट्स हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉल देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। मतलब पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इनका साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। स्कैटर मतलब जब भी कोई पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, हले छोटे होते हैं, मैं देखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इन पे लाइट जब पड़ती है तो कुछ लाइट ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी को वे सेवरल डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, मतलब थ्रो आउट कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो यही स्कैटरिंग कहलाती है। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन जो है ना वो इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये मतलब लाइट, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है। ठीक है। सो जब भी हम किसी सॉल्यूशन से जब हम लाइट पास करेंगे, ये एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने, और जब मैं टॉर्च जलाऊंगा यहाँ से तो बीच में कुछ भी नहीं दिखेगा, सीधे जब लाइट यहाँ पे चमकेगी, ग्लास से चमकेगी और फिर बाहर आ जाएगी, तो बीच में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये बोला है कि इसीलिए सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखेगा, आप करके देख लेना। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब को फिल्टर पेपर यूज़ किया, वाटर सॉल्यूशन गिराया और छान लिया। तो जब एक बार सॉल्यूशन बन जाता है, इसमें नमक मैंने घोल दिया पानी में, सॉल्यूशन बन गया, तो अब ये फिल्टर पेपर पे रुकने वाला नहीं है कि ये ऐसे यहाँ पे सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ये सारे नीचे आ जाएंगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल है। स्टेबल का कहने का क्या मतलब है, जब मैंने सॉल्यूशन घोल लिया उसके बाद मैंने छोड़ दिया तो मैं कितने देर भी मतलब इसको छोड़े रखूँ, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन कुछ भी करूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये फिर बाद में फिर धीरे धीरे सॉल्ट के पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेबल है हमेशा। ये घुल, एक बार घुल गए तो ये घुले ही रहेंगे। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। हम अगर इसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। कुछ कुछ सॉल्यूशन में टर्म है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, सॉल्यूट इज वेरी less in solution, then solution is called dilute solution. Saturated solution क्या होता है, when no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature. given temperature बोलना जो बहुत ज़रूरी है, मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, एक मतलब मैंने रूम टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, मैंने पानी ले लिया, 100 ml पानी ले लिया मैंने, अब मैं इसमें नमक मिलाया जा रहा हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच मिलाया, मिल गया, मैंने फिर 2 चम्मच मिलाया, फिर मिल गया, 3 चम्मच मिलाया, मिल गया, 4 चम्मच में मिलाया, मिल गया, और ऐसे करते करते मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चीनी इसमें मतलब नमक डाल चुका हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि वो मिलना बंद हो गया है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब अब इसमें मिक्स नहीं हो रहा है, अब जाके ये जमा होने लग गया है कि नीचे अब जमा होने लगा, तो अब ये इस टेम्परेचर पे नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी क्या बोलूँगा, ये हमारा सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो गया, अब इससे ज़्यादा ये अपने आप में नहीं घोल पा रहा है, अब मैं कुछ भी डालूंगा तो ये नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएगा, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर बोलने का मतलब ये था कि अगर मैं इसको हीट करने लग जाऊँ तो फिर इसकी वो घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी, ये और फिर मैं ऐड करता जाऊँगा, ये घुलते चल जाएगा, इसलिए ये गिवन टेम्परेचर बोला गया कि एक सर्टेन गिवन टेम्परेचर पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर ये घुलते जा रहा है, अभी इसकी टेम्परेचर मतलब ये सैचुरेशन नहीं पहुंचा है अभी, तो जितना भी अभी डालते जा रहा हूँ तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या कहलाती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड
टू अ सॉल्वेंट, मतलब हर सॉल्वेंट की एक लिमिट होती है अपने अंदर सॉल्यूट को घुलने की, तो बस उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि कौन कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को घोल सकता है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन मतलब, तो उसी को सॉल्यूशन को में, तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है सस्पेंशन। सॉल्यूशन हमारा एग्जांपल था होमोजीनियस का, ये आएगा हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में क्या था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का, और दूसरा क्या था हमारे पास कि विजिबल सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज था। देख लेते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, एक तो डिजॉल्व नहीं होता है, बट रिमेन सस्पेंडेड, घुलते नहीं हैं बट प्रेजेंट रहेंगे। जैसे मिट्टी मैंने डाला था या सैंड डाला था तो घुलेंगे नहीं, और कुछ देर में छोड़ दूँ तो ये तो सारे नीचे आके बैठ जाएंगे, तो वही है रिमेन सस्पेंडेड, ऐसे जस्ट सस्पेंडेड है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। जैसे चॉक इन वाटर, चॉक भी घोल दूँ तो सेम वैसा ही होता है, जाके उसके पार्टिकल्स ऐसे ही रहेंगे, कुछ अगर मैं कुछ देर तक छोड़ दूँ तो जाके सब सारे जाके नीचे में बैठ जाएंगे। और स्मोक इन द एयर, स्मोक का भी वही हाल होता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं सस्पेंशन के, देख लेते हैं। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मैंने बता दिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, क्या है, जैसे हमने विजिबल सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज ही इसलिए है क्योंकि हम उसे आँख से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सैंड का पार्टिकल है, ये वाटर के आसपास तो होंगे ही, तो हमारा नेकेड आई से विजिबल है। साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 मीटर, पार्टिकल्स की जो साइज है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, अनस्टेबल मिक्सचर मतलब जब हम इनको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए तो ये धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन करने लगेंगे। ये स्टेबल नहीं है कि अपने जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे, ये धीरे धीरे इन पे ग्रेविटी एक्ट करेगी और ये सेटल डाउन होंगे नीचे। नीचे में कुछ देर के बाद ये देखिएगा कि आप नीचे में ये सारे जमा हो गए हैं और ऊपर में एकदम साफ पानी हो गया है। इफ़ ये हो गया अनस्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट सेटल डाउन्स एट द बॉटम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इफ़ द सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड, वही बोल रहा है। मैंने ये एक फ़िल्टर पेपर लगाया, ऊपर से सॉल्यूशन गिराया और यहाँ पे मैं बीकर लगा दिया, तो जितने भी सैंड्स के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। जैसा छन्ना में करते हैं ना कि जितने भी चाय पत्ती होते हैं ऊपर रह जाता है, बाकी चाय नीचे गिर जाता है, सेम वैसा ही होने वाला है यहाँ पे भी कि जितने भी सैंड्स के पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर रह जाएंगे, बाकी पानी नीचे आ जाएगा। इट स्कैटर्स लाइट, स्कैटर्स मतलब वही कि कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे, बाकी को सेवरल डायरेक्शन में थ्रोज आउट कर देंगे। थ्रू अ सॉल्यूशन इट शोज टिंडल इफेक्ट, जब भी मैं क्या करता हूँ इस तरह, जैसे चॉक प्लस वाटर का एग्जाम्पल है, तो ये मैंने यहाँ पे एक टॉर्च जला दिया, यहाँ पे मैंने टॉर्च जला दिया। ठीक है। टॉर्च जलाऊंगा जैसे ही तो ये उसका पाथ दिखने लगेगा मुझको कि लाइट ऐसे ऐसे जा रही है और बाहर निकल जाएगी, तो पाथ दिख गया है। सॉल्यूशन में हमें ऐसा नहीं दिखा था, बट यहाँ पे पाथ इसका दिख जाएगा। तो वही 6 पॉइंट लिखा गया है। इट स्कैटर्स लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, इट शोज टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट यही इस फेनोमेना का नाम है, टिंडल इफेक्ट, कि लाइट को स्कैटर करता है। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन जिस तरह से नोमेटोलाइट के बारे में मैंने बताया था कि कुछ इधर से और कुछ इधर की प्रॉपर्टी, ये सेम वैसा ही है, कुछ होमोजीनियस की प्रॉपर्टी है और कुछ हेट्रोजीनियस, होता हेट्रोजीनियस ही है मेनली, बट कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो होमोजीनियस हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कोलोइडल किसका एग्जांपल है तो आप हेट्रोजीनियस ही टिक करना, मेनली हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट है जिसकी वजह से इसको होमोजीनियस भी देख सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस इन विच साइज ऑफ ए पार्टिकल लाइज बिटवीन, वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन का साइज बोला था लेस देन 1 नैनोमीटर, और सस्पेंशन का क्या बोला था, मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है। तो ये इनके बीच का होगा, यानी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के तक का इसके पास साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स लाइज बिटवीन द
ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलोइडल पार्टिकल्स आर इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। जैसे ये देखिए, ये सॉल्यूशन है ना, बीच में कुछ लाइट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं रेड कर लेता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे कुछ लाइट यहाँ पे दिख रहा है नहीं, बट यहाँ पे आपको एक लाइट का पाथ दिख रहा है, यहाँ भी आपको लाइट का बस यही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट स्कैटर कर रहा है तो ये सारी डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा होगा, तो इसकी पाथ दिख जाती है। यही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कोलोइडल के। द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ये पार्टिकल्स 1 से लेकर 900 नैनोमीटर तक होते हैं, तो जनरली नहीं दिखते हैं। इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन का एक मस्त एग्जांपल है मिल्क। अब जितना भी मैं पॉइंट बताता चलूँ, आप मिल्क पे अप्लाई करते चलना और देखते चलना। तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। तो वाटर हो गया, मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, एक्सेट्रा। तो क्या हम वाटर से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फिल्टर पेपर लगा के? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते। द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन, वही 1 से 100 नैनोमीटर वाला ये पॉइंट है। इट इज़ स्टेबल मिक्सचर। स्टेबल मिक्सचर मतलब जब मैं दूध को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो क्या नीचे सारे प्रोटीन्स और फैट जाके नीचे बैठ जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता है जाके सेटल कर जाए, ये इस फिक्स्ड रहते हैं। तो ये होमोजीनियस वाली प्रॉपर्टी थी, इसलिए ऐसा था। दे नॉट सेटल डाउन बट व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब विच मीन्स कोलोइडल इज क्वाइट स्टेबल। ये क्वाइट स्टेबल होता है। ये लगता है 2 एक ही पॉइंट हो गए हैं। हमने पढ़ लिया, सॉल्यूशन देख लिया, सस्पेंशन भी देख लिया और कोलोइडल भी देख लिया। अच्छा, मैंने जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताया ना, वो कोलोइडल में थोड़े से इसके नाम बस बदल जाएंगे। जैसे सॉल्यूट का नाम हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट का नाम हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम। ये आगे देखिए, ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट, और ये हो जाएगा डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट। अब वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे लिक्विड सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है, तो उस जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या नाम हो जाएगा? एरोजोल। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉग, क्लाउड। फॉग मतलब क्या हो गया? फॉग क्या देखते हो कि एटमॉस्फेयर में एयर भरा होता है, ठीक है, एयर, और उसमें क्या वाटर के ड्रॉपलेट्स आके फिट हो जाते हैं तो कुहेसा लग जाता है ना सुबह को ठंड में, तो ये सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन एरोजल कहलाएगा और इसका एग्जांपल फॉग है। ठीक है, उसी तरह सॉलिड्स सॉल्यूट की तरह काम करेंगे और गैस सॉल्वेंट की तरह काम होगा। तो एक चीज़ ये याद रख लीजिए, गैस कभी भी सॉल्वेंट रहेगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन को हमेशा एरोजल ही बोलेंगे। स्मोक, इसका एग्जांपल स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो स्मोक में क्या होता है, जब भी हम कोई फॉसिल फ्यूल, कार्बन का कोई फ्यूल जलाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो हवा में आ जाते हैं। स्मोक दिखता ही क्यों है? क्योंकि उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे एयर तो दिखता नहीं है ना जब तक उसमें सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, इसलिए हमें दिखना शुरू हो जाता है स्मोक। उसी तरह ये सब वही है, आपको बस थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसको क्या होगा। ये एक इमल्सन, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है। और फोम, सोल देख लीजिएगा, क्योंकि सोल 2 जगह आता है, सॉलिड सोल और सोल। ये सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, इम्पोर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। अब हम आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स। कंसंट्रेशन क्या है कि किस सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं, बस यही कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो यही कंसंट्रेशन कहलाता है। कुछ टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं कि इस टर्म्स में हम लोग देख सकते हैं, जैसे परसेंटेज मास बाय मास। मतलब परसेंटेज मास बाय मतलब कि सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट
ग्राम में बाय सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट का कितना ग्राम है, कितने ग्राम सॉल्यूशन में, तो उसको हम परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है एमएल में, मतलब एमएल में देखते हैं वॉल्यूम सॉल्यूशन के मुकाबले। उसी तरह मास बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, तो ये सब हमें 11th क्लास में पढ़ना है, बट ये हमको अभी पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये 3 हमें अभी पढ़ना है। मास बाय मास, मास बाय मास परसेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन ग्राम, ये ग्राम में देखेंगे, इनटू 100। ये क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और ये ml में देखेंगे, ml में। और परसेंटेज इन मास बाय वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन ml में ये लेंगे इनटू 100, ये याद कर लीजिएगा। चलिए एक एक इसका एग्जांपल मतलब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। इसको क्वेश्चन के लिए समझने के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, वो बना लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मतलब W/W परसेंटेज बोल रहा है, ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी एक बार इसका मास परसेंटेज निकालना है, एक बार इसका मास परसेंटेज निकालना है। इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन कितना है हमारे पास, बेंजीन हो गया हमारे पास 22 ग्राम, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड हमारे पास कितना है 122 ग्राम, 122 ग्राम। अब हम मास परसेंटेज, W/W ऑफ किसका, बेंजीन, बेंजीन का निकालते हैं पहले। तो बेंजीन हमारे पास कितना है 22 ग्राम, 22 ग्राम डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लेना है सॉल्यूशन लेना है, तो यानी 22 प्लस 122, तभी तो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्वेंट का काम करेगा अभी, तो ये सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन का काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 144, कितना होता है 22 डिवाइडेड बाई 144। अच्छा यहाँ पे मैंने 100 लगाना भूल गया, चलिए मिटा देता हूँ, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, बस ऐसे ही थोड़ी, इनटू 100। चलिए ये हो गया हमारे पास 15%, ये 15% के पास कुछ आंसर आ जाएगा। अब सेम वे में परसेंटेज ऑफ वेट W/W परसेंटेज ऑफ किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा 122 लूँगा, क्योंकि इस बार इसका निकाल रहा हूँ बाय टोटल 144, ठीक है। 122 डिवाइडेड बाय 144, तो ये 84%, ये कुछ मतलब 15 से कुछ ज़्यादा होगा, ये 84% है, ये 84% के आसपास कुछ आएगा, मैं रफ फिगर में किया हूँ इसीलिए ये 15 प्लस आएगा कुछ ज़्यादा, और ये 84 प्लस आ जाएगा, ये मिला के 100% हो जाएंगे। तो ये मत समझना कि मैंने कुछ गलती कर दिया है, ये 15 पॉइंट समथिंग है। अगर एक्यूरेट में निकाल देता हूँ तो देख लेता हूँ, 22 डिवाइडेड बाय 144 कितना होता है 55,
इसको मिटा दूँ मैं, चलिए एक्यूरेट ही लिख देता हूँ। %15.27, ठीक है, और ये 84 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी परसेंटेज वी बाई बी हमने निकालना है। परसेंट सॉल्यूशन बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल है हमारे पास 25 ml, और वाटर है हमारे पास 200 ml, ठीक है। चलिए परसेंटेज वी बाई बी निकालना है ऑफ इथेनॉल। तो हमें इथेनॉल का ले लिया ml प्लस वाटर कितना है 200। अभी मैंने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है, लेकिन हमें सॉल्यूशन का निकालना है ना, तो 225 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25/225 इंटू परसेंटेज निकाल रहा हूँ इंटू 100, क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 225 यानी 11% हो जाएगा हमारा आंसर, 11.11% आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफ़ 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 40 ml ऑफ वाटर। पहले तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हो गया है, लेकिन हमारा प्रैक्टिस क्या होना चाहिए कि बेस्ट पॉसिबल आंसर देना होता है। कभी भी क्वेश्चन को क्लेम नहीं करेंगे कि ये गलत क्वेश्चन है, हम जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है 25 ग्राम, और वाटर क्या है, वाटर हमारे पास 40 ml है, ठीक है। ये सॉल्वेंट है, तो परसेंटेज W/V निकलेगा ना इसमें, परसेंटेज W/V निकलेगा, कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 40। अब आप बोलोगे यहाँ तो सॉल्वेंट ही नीचे लिखे रहा है, तो क्या करें, सॉल्यूशन का यहाँ पे कायदे से सॉल्यूशन का डेंसिटी देना चाहिए था, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें। यहाँ नहीं दिया हुआ, जैसे मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ ऐसा कि वहाँ पे डेंसिटी दिया रहेगा, तो मैं आपस में कन्वर्ट कर लूँगा, या तो इसको मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर सॉल्यूशन का दिया रहता कुछ तो मैं कन्वर्ट कर लेता, या W/V में कन्वर्ट करता या W/W में कन्वर्ट कर सकता था। यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम बेस्ट पॉसिबल आंसर निकाल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 62.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन W/V ऑफ सॉल्यूशन BaCl2 इन H2O, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ 10 ग्राम ऑफ BaCl2 इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो कायदे से तो W/W पूछना चाहिए था ना, दोनों ग्राम में है, बट पूछा क्या है W/V, यानी यानी सॉल्यूशन को हमको ml में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करना होगा तो देखिए डेंसिटी दिया हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चलिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना है 1.09। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाह रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना है हमारे पास 10 ग्राम BaCl2 प्लस ये 90 ग्राम, हमारे पास कितना हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया। अब हमें आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर नीचे करेंगे 100, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1.09। ये क्या हो जाएगा 91.74
4 ml, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं W/V। चलिए, परसेंटेज W/V ऑफ किसका, BaCl2 का, BaCl2। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो मास ऑफ अमाउंट ऑफ BaCl2 किसमें, ग्राम में, वट्टा बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है। तो हमारे पास BaCl2 कितना है, 10 ग्राम प्रेजेंट है BaCl2 के, और कितना ml में, 91.74 इंटू 100। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 91.74 है ना, एक सेकेंड में कैलकुलेट कर लूँ। डिवाइडेड बाई 91.74 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 10.90%। 10.90 हमारे पास परसेंट हो गया, यानी हमारा ए आंसर, सॉरी ये तो मैं कट ही कर देता हूँ, ए हमारा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब एक टॉपिक मेजर रह गया है, मतलब उसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कुछ अंतर होता है, उसको एक बार देख करके, ये हमारा चैप्टर पूरे एंड पे पहुंच गए हैं, पता नहीं कितना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए। चलिए देख लेते हैं, कुछ ही पॉइंट्स हैं और यही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंज इन केमिकल आइडेंटिटी। मतलब केमिकल नेचर बदले बिना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाना। जैसे क्या, जैसे आइस है, आइस को हमने वाटर में बदला, वाटर को हमने वेपर में बदला, फॉर्म कैसे चेंज हुआ, ये सॉलिड में था, ये लिक्विड में चला गया, और फिर ये गैस में चला गया। तो क्या इसमें कुछ केमिकल नेचर चेंज हुआ, नहीं। जो प्रॉपर्टी आइस की होगी वही वाटर की होगी, वही वेपर की होगी। तो विदाउट चेंज इन केमिकल आइडेंटिटी, बिना केमिकल आइडेंटिटी में ये बस फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है। स्टिल द सेम सब्सटेंस, ये स्टिल सेम सब्सटेंस रहेगा कैसे, क्योंकि जब मैं आइस को वाटर ले जाऊंगा, वाटर को वेपर ले जाऊंगा, तो ये फिर वापस भी आ जाएगा और इंटरकन्वर्टिबल होता है। इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अंतर आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आइस क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज़ में होगा कि पार्टिकल्स के जो नेचर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स भी बहुत क्लोज आ जाएंगे। उसी तरह ये लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़े बहुत अंतर आ जाएंगे। जनरली इजी टू रिवर्स, ये वापस इजी हो सकता है। और जो जो ये पॉइंट है, ठीक इसका उल्टा ये होगा। जैसे चेंज दैट इज़ एकम्पनीड विद द चेंज इन इट्स केमिकल आइडेंटिटी, मतलब केमिकली आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। जैसे आप कुछ हाँ, एक अगरबत्ती ले लो, ठीक है, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक कहते हैं अगरबत्ती को, उसको आप जला दो, आपने जला दिया, वो ऐश बन गया, राख बन गया। या कोई भी जलावन ले आओ, उसको जला दो, ऐश बन जाएगा। तो वो क्या हो गया, उसकी केमिकल आइडेंटिटी ही चेंज हो गई, पहले कुछ था और कुछ और हो गया। वैसे ही है फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, मतलब हम तो अगरबत्ती लिए थे, या फिर ऐसा कोई भी आप कर लो ना, कुछ भी लेके जला दो, तो वो उसकी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाएगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाएगी, मतलब दोनों चेंज हो जाएगी। नॉट ईजी टू रिवर्स, अब एक बार जो जल जाएगा वो वापस उसमें वापस आ नहीं सकता, तो इज रिवर्सिबल ये नहीं होता है, ये रिवर्सिबल होता है। तो यही मेनली डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। और इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। चलिए बच्चों, ध्यान से सुनने के लिए पूरे लेक्चर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे आगे कुछ नए चीज़। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, गुड बाय बच्चों।